हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, कल हमने लेविस एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट कर ली थी, है ना। हेलो। हाँ बच्चों, तो बेटा कल हमने लेविस एसिड बेस थ्योरी पढ़ ली थी, है ना। लेविस एसिड बेस थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेयर डोनर है वो तो बेस होता है, और जो एक्सेप्टर है वो क्या होता है, एसिड होता है। ये बताया था मैंने आपको कल। बोलो बच्चों। अच्छा, ये थ्योरी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना। जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढंग से आता है उसके लिए ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर किसी को लोन पेयर एक्सेप्ट करना है ना बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वो या तो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, होगा ना बच्चों। अगर कोई लोन पेयर ले रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, या उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगी। बोलो बच्चों। कोई इलेक्ट्रॉन कब लेगा बच्चों, या तो वो भूखा हो या उसके पास एक्स्ट्रा खाली जगह पड़ी हो। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा। देखो दो चीजें ना बच्चों, एक तो आप एकदम भूखे हो तो खाना खाते हो, दूसरा जैसे खाना खाने के बाद आपको कोई आइसक्रीम ऑफर करे तो आप खाते हो कि नहीं खाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए उसके लिए थोड़ी बहुत जगह होती है ना, जगह होती है बच्चों, खाते हो आप। तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। अच्छा, बेस क्या होगा बच्चों, बेस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, आगे बात सुने। अब देखो बेटा, मैं एग्जांपल से समझाता हूं इनको। अपन लेविस बेस लेते हैं बच्चों। देखो, लेविस बेस के क्लासिफिकेशन में पहला देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, है ना। एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी के लोन पेयर है इसका मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए पड़े हैं ना, बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए पड़े हैं ना। बोलो बच्चों, पड़े। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े
तो क्या वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो देखिए बेटा, अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा, RNH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर पड़ा, R2NH नाइट्रोजन पर लोन पेयर पड़ा। ये देखो बच्चों, मेरे पास ये पीरिडीन है ना बच्चों? पीरिडीन में नाइट्रोजन पेयर पड़ा है क्या? पीरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है क्या? बोलो बच्चों। आगे देखो, ये कंपाउंड है बच्चों हाइड्रेजीन, है बच्चों? हाइड्रोजन पे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है। वाटर में देखो बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर पड़े। एल्कोहल में देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़े। ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसको बोलते हैं ईथर, लोन पेयर पड़े। समझ में आ गया बच्चों? तो मुझे बताओ, जिनके पास लोन पेयर पड़े हैं, इनका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना बच्चों? दे सकते हैं। अच्छा, फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एनाइन का मतलब समझते हैं? एनाइन का मतलब समझते हो आप बच्चों? एनाइन का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। अच्छा, केमिस्ट्री में जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब वो अमीर है, वो रिच है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो गरीब है। समझ में आ गया? वो पुअर है बच्चों, है ना? ये बात समझ। अब मुझे बताओ, अगर कोई अमीर है, कोई रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में पड़े, क्या वो दे सकता है? क्या वो दे सकता है? क्या दे सकता है बच्चों? दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सारे के सारे एनाइंस, है ना? देखिए, अब ध्यान दीजिए, H माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, CH3O माइनस। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? ध्यान दो बच्चों, ये जितने भी मैंने लिखे सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या? है बच्चों, है ना? है। चलिए, अब देखो बेटा, ये जो पाई बेस जो मैं भी आपको बता रहा हूं ना, ये बच्चों आपका 12th में काम आएगा। ये जो मैं भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये 12th में आपके काम आएगा बच्चों, है ना? एक चैप्टर पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां इसमें काम आएगा। अच्छा बच्चों देखो, अगर कोई पाई बॉन्ड बना रहे ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आप यहाँ पे बता रहे हो, ये डोनेट किए जा सकते हैं। अब ये कैसे डोनेट किए जाते हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो जिसमें भी पाई बॉन्ड है ना, वो बच्चों आराम से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना बच्चों? तो ये डोनेट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लेविस एसिड। बोलो बच्चों, लेविस एसिड क्या होते हैं? लेविस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ले, है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, कोई लोन पेयर लेगा कब? कोई लेगा कब? जब वो गरीब हो, या उसके पास खाली जगह पड़ी हो, है ना? वो पुअर हो। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अमीर होता है, तो बच्चों जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वो क्या हो जाएगा? वो गरीब हो गया, वो पुअर हो गया बच्चों, ठीक है? अब देखो बेटा, पुअर होने के साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या होना जरूरी है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? उसके पास बच्चों एम्प्टी ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में फिट कर लेना बात, ठीक है ना? अगर उसके पास एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो ले नहीं पाएगा। अब देखो बेटा सुनो, ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखने गए हैं, क्या इनके ऊपर सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? क्या क्या इनके सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों? है? चेक करो, दिख रहा है? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो बेटा, आगे एक नोट लगा रखा है, देखो, अमोनियम आयन दिख रहा है आपको? ये अमोनियम आयन, इस अमोनियम आयन पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? लेकिन ये लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बच्चों बताओ? नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? आपको पता होगा, नाइट्रोजन है बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट, है बच्चों? और नाइट्रोजन मैक्सिमम आपको पता होगा 4 बॉन्ड बना पाता है, ठीक है ना? बना पाता है बच्चों, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन
इसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कहीं पर जगह है क्या? कहीं पर जगह है क्या बच्चों? इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आ गया मामला? बोलो बच्चों, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से देखो बच्चों, H3O+, आपको पता है एक वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना पाता है ना? 3 से ज्यादा नहीं बना पाता ना बच्चों? अरे पता है क्या, 2 कोवलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो बेटा सुनो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या? देखिए, ये 2s2, ये 2p4 है बच्चों, है? अब मुझे बात दो बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन आई, इसने इनके साथ बॉन्ड बना लिया। मान लीजिए ये हाइड्रोजन आई, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है जो अब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये बॉन्ड बन गई। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बच्चों आपको? नहीं दिख रहा ना? तो क्या ये ले पाएगा? पाएगा क्या बच्चों? नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास खाली जगह नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अरे बच्चों समझ में आ गई? आ गया मामला समझ में बच्चों? अब देखो, अब एक बच्ची कह रही है कि ये NO2+ कैसे लेविस एसिड हुआ, ये बताना है उसको। NO2+ कैसे लेविस एसिड हुआ, उसको ये बताना है। देखो ये बच्चों, ये नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाता है, बना पाता है। अभी बताओ NO2+ में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? NO2+ में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। तो क्या एक बॉन्ड और बना सकता है? क्या ये एक बॉन्ड और बना सकता है? फ्लोदिया जी समझ में आ गया क्या? अरे फ्लोदिया जी समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास है CH3+ और Cl-, दिख रहा है आपको? CH3+ Cl-। आप मुझे बताओ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? 3 बॉन्ड बना रखे। 3 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी हुई? का मतलब हाइब्रिड स्टेट हुई sp2। इसका मतलब इसके पास क्या पड़ा है बच्चों? एक का मतलब इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल पड़ा है क्या? खाली p ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों। तो देखो उस खाली पड़े p ऑर्बिटल में ये आराम से क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और लेती है। देखो बच्चों क्या मिल गया, CH3Cl बन गया क्या? अरे बच्चों बन गया है क्या? बन गया? ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, देखो बच्चों ये CH3+ है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल आराम से अपना लोन पेयर इसको दे सकता है क्या? दे सकता है क्या बच्चों? बोलो, दे सकता है? देने के बाद अब देखिए बच्चों, ये पिक्चर आई, आई बच्चों? अब बताओ, जब वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो वाटर पे पॉजिटिव आएगा और CH3+ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन उस पे पहले से पॉजिटिव था, तो अब नेट चार्ज कितना हो गया उस पे? बोलो बच्चों, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस। अब देखो बेटा क्या होगा, होगा क्या, ध्यान से सुनना, कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा, ये खींच लेगा यहाँ से क्या करेगा बच्चों, ये H+ को हटा देगा, और हटाते ही देखो बेटा हमें ये मिल गया बच्चों। मिल गया है क्या? बोलो बच्चों। तो इनकी हाइब्रिड स्टेट थी बच्चों sp2, है ना? इनके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा था नहीं पड़ा था बच्चों? अरे समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? आ गया क्या? आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बात करते हैं बी की।
ये कहता है कंपाउंड हुज सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ विश्वजीत, हो सकता है, हो सकता है। कल बताया था ना H+, ये कल नहीं बताया था H+ का। H+ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं पड़ा है। अरे ये विश्वजीत बता रखा है ना। हाँ भैया, अब देखो क्या, कंपाउंड हुज सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना बच्चों। ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत काम, जब आप 13th ग्रुप पढ़ोगे ना, 13th ग्रुप, ठीक है ना, जब आप 13th ग्रुप पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा। ग्रुप नंबर 13th में ये बहुत काम आएगा आपका, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होगी बच्चों, बताओ। ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी ना। अरे 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब इनका ऑक्टेट तो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं ना। इनका तो ऑक्टेट कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं ना। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दो ना, तो देखो ये बोरोन का कंपाउंड, 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 एल्यूमिनियम, गैलियम, दिख रहा है क्या? ये सारे बोरोन के कंपाउंड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या बच्चों? बोलो। फिर देखो FeCl2 दिख रहा है बच्चों, 2 बॉन्ड है। फिर क्या दिख रहा है आपको? FeCl3, 3 बॉन्ड है। ZnCl2, 2 बॉन्ड है, दिख रहा है क्या? अब देखो बेटा सुनो, क्या BF3F- के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या बच्चों? बताओ, क्या BF3F- के साथ रिएक्ट कर जाएगा बच्चों? बच्चों बताओ, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? BF3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है क्या? इसके पास MTP पड़ा है क्या? इसके पास MTP पड़ा है क्या? है ना। तो बच्चों देखो, ये आराम से लेगा और लेके ये बना देगा बच्चों, BF4- हो गया बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये AlCl3 है ना, और ये Cl नेगेटिव है बच्चों, मुझे बताओ कि ये AlCl3 है ना, AlCl3 और Cl- है ना, क्या ये रिएक्ट कर जाएगा? AlCl3 क्या एवरेज स्टेट बताओ बच्चों? sp2 है, ये Cl- आ जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों? AlCl4- हो जाएगा बच्चों। ये बात समझ में आई? आई बच्चों? ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों। अगला क्या कहता है? कंपाउंड हुज सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। क्या कह रहे हैं? कंपाउंड हुज सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब देखो, ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और हो सकता है कि ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इनके पास अभी भी खाली जगह पड़ी है ना, अभी भी खाली जगह पड़ी है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना बच्चों। जैसे देखो, अगर आप ध्यान दो ना, तो इनमें बच्चों हमेशा जो भी कंपाउंड मैंने लिखे हैं ना, ध्यान दीजिए बच्चों, वो 3rd पीरियड या बिलो 3rd पीरियड के कंपाउंड्स हैं, है ना। 3rd पीरियड या बिलो 3rd पीरियड के कंपाउंड्स लिखे हैं मैंने। 2nd पीरियड के क्यों नहीं लिखे बच्चों, बताओ? 2nd पीरियड के क्यों नहीं लिखे? 2nd पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता ना। अब 3rd पीरियड के आप जितना लिखने चाहो उतना लिख सकते हो आप, 3rd पीरियड के आपकी इच्छा है जितना लिखना चाहो। अब देखो बेटा सुनो, अब मेरी बात को सुनना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये PCl5 है और ये Cl- है बच्चों। एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे बोलूं कि PCl5 की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ रही है? sp3d आ रही है क्या? PCl5 की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d आ रही है क्या? इसके पास अभी भी कितने डी ऑर्बिटल पड़े हैं बच्चों? 4 डी खाली पड़े हैं ना। तो बोलो बच्चों, ये एक Cl- से तो रिएक्ट कर जाएगा ना, एक Cl- से तो आराम से कर जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा देखो बेटा, PCl6-,
हो जाएगा क्या बच्चों? अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों, मेरे पास है BrF3 और ये है बच्चों F-, ये sp3d, बोलो बच्चों क्या ये रिएक्शन कर पाएगा? क्या ये रिएक्शन कर पाएगा? कर लेगा क्या बच्चों? देखो sp3d है ना, sp3d है बच्चों, आराम से कर लेगा, ये आराम से ले लेगा बच्चों। BrF4- है ना, हो गया बच्चों, ये sp3d2 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल सी क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल सी के बाद बच्चों एग्जाम्पल डी में आइए। देखिए ये क्या कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम आपके दो या दो से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय टू और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। इससे क्या दिक्कत हुई? देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, ये बच्चों ये CO2 है, दिख रहा है? इस CO2 में क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए, CO2 से कौन कौन अटैच है बताओ? कार्बन से कौन कौन अटैच है बच्चों? कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है। अब बताओ ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये भी खींचेगी, खींचेगी बच्चों। तो इस कार्बन पे बच्चों क्या डेवलप हो चुका है? इस कार्बन पे क्या डेवलप हो चुका है? अरे इस कार्बन पे क्या डेवलप हो चुका? पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इधर देखो, यहां भी ये खींच रही है, तो इस पे क्या डेवलप हो चुका? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका। अब मुझे बताओ, अगर कोई पॉजिटिव वाले को, मतलब जो भूखा है, और अगर उसको कोई रोटी खिलाए, अगर उसको खाना दे, तो वो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो बच्चों, वो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। कार्बन पे प्लस चार्ज है बच्चों, और प्लस चार्ज वाले को अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो वो लेगा कि नहीं लेगा? प्लस चार्ज वाले को अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अब देखो बेटा, अब वो जैसे ही लेगा ना, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, ध्यान देना, यहाँ एक बात समझने की कोशिश करना। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो वो क्या करेगा, यहां से एक बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना। इसके साथ जो बॉन्ड है इसने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया बच्चों? ऑक्सीजन तो वैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना यार। अरे इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच थी वो तो वैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना बच्चों, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन अब वाटर की ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रही है, तो बोलो ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब मुझे बताओ, एक तो ऐसा है जो आपको, आपसे खाना छीन रहा है, और एक ऐसा है जो आपको खाना दे रहा है, तो आप किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करोगे? जो आपको खाना दे रहा है उसके साथ ही बनाओगे ना, जो छीन रहा है उससे तो बॉन्ड तोड़ो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आया मामला? तो देखो बच्चों हुआ क्या, देखो ये मैं इसको देखो बेटा इस तरह से दिखा देता हूँ। ये आ गया बच्चों, ये बॉन्ड टूट गया, ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या बच्चों? आ गया बच्चों, ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या बच्चों? नहीं होगा ना। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से इसको खींचेगा, खींचते ही यहां से देखो बेटा ये H+ निकल गया, और निकलते ही देखो बेटा हमें ये मिल गया। ये कौन सा आयन मिल गया बच्चों? ये कौन सा आयन मिल गया बताओ? इस आयन को बोल रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बाइकार्बोनेट आयन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो, अगला देखो बेटा, ये CO2 OH- के साथ रिएक्ट कर रहा है ना बच्चों। तो देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड ये हो गया, ये, और यहां से ये OH हो गया कि नहीं हो गया? अरे बच्चों ये हो गया क्या? कार्बन से इसने बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड तोड़ लिया, क्या? अरे बच्चों तोड़ लिया है क्या? अब बताओ बच्चों, अगले में क्या होगा? सल्फर से कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है बच्चों बताओ? सल्फर से कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है? 3। तो बताओ बच्चों,
ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा। तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों, बताओ? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, सल्फर भूखा है, सल्फर भूखा है कि नहीं है? इस भूखे को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? ये OH दे सकता है, दे सकता है बच्चों। जैसे ही देगा, इसने इसके साथ एक बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ते देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया, इसने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, बना लिया क्या? अरे बच्चों बॉन्ड बना लिया OH के साथ, समझ में आया क्या? ये कौन साइन है देखो बच्चों, HSO4 माइनस साइन है कि नहीं है? है बच्चों, HSO4 माइनस साइन। अच्छा अगला देखिए, यहाँ देखो बेटा, यहाँ इसने खींचा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसके पास आ जाएगा। जैसे ही ये इसके पास आया, क्या हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, ये यहाँ से खींच लेगा, खींच के देखो बताइए, हो गया। बच्चों समझ में आया? अब देखो ये सारी रिएक्शन क्या हो रही है, लेविस एसिड बेस के अकॉर्डिंग हो रही है ना? यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी बात कह सकते हो आप, हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों? अरे समझ में आई, है ना? पास में आई, ठीक है बच्चों, बैठ गया दिमाग में मामला। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड्स इन विच, ये तो चलो अपन ने बात कर ही ली है ना। अगली बात यहां करते हैं, देखो क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ चेल्कोजेन फैमिली। बच्चों चेल्कोजेन फैमिली जानते हो क्या आप? अरे चेल्कोजेन फैमिली जानते हो क्या? इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजन फैमिली को। अच्छा ऑक्सीजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्या बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, होता है बच्चों। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो आप मुझे बताओ इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये रिएक्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अगर इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अब देखो बेटा सुनो, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है बच्चों, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तो इस तरह से बच्चों है, और एटॉमिक ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे बच्चों। ये आराम से, बोलो बच्चों, इससे लोन पेयर ले सकता है ना? अरे बच्चों इससे लोन पेयर ले सकता है क्या? तो ले लेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? ओजोन बन गई क्या? अरे ओजोन बन गई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा ये SO2 है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ले लेगा क्या बच्चों? ले लेगा। क्या बन गया? SO3 बन गया, बन गया बच्चों। अब देखो यहाँ आओ, NO, नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों लोन पेयर है बच्चों, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा? NO2 बन गया, बन गया क्या? बोलो बच्चों बन गया क्या? अब देखो ये SO3 माइनस टू है ना? अगर आप इस SO3 माइनस टू की स्ट्रक्चर देखें, है ना बच्चों, तो यहाँ इस सल्फर के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है बच्चों। क्या पड़ा होता है? सल्फर के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है। तो बोलो बच्चों ये जो सल्फर है वो अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, और अगर वो अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा ये जितनी भी आपने अभी लॉजिक पढ़े ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब काम आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे आप तो ये चीजें आपके बहुत काम आती है बच्चों, है ना? ये फंडामेंटल चीजें बहुत काम आएगी, है ना? तो लेविस एसिड में कोई डाउट है? लेविस एसिड में कोई डाउट है? अगर किसी का डाउट बहुत लंबा चौड़ा है तो अपना हैंड रेज करे,
मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, वो वैसे बता दें, लिखने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो। नहीं है इसका मतलब? नहीं है बच्चों। भाविका सचदेव, क्वेश्चन तो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन लेविस एसिड है, कौन लेविस बेस है, वो पूछेगा आपसे, है ना? है ना? चलिए बच्चों, अब देखो बेटा, सुनिए, ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी में आपने किसी सॉल्वेंट को लिया क्या? आपने इस थ्योरी में कोई सॉल्वेंट का जिक्र किया क्या? नहीं किया ना। बस हम कह रहे लोन पेयर दे दो या लोन पेयर ले लो, है ना? तो ये थ्योरी एसिड बेस को बिना किसी सॉल्वेंट के एक्सप्लेन कर सकती है। अच्छा, ये थ्योरी किनकी एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी समझा देती है? जिसको, है ना, जिसको दूसरी थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अदर थ्योरीज, है ना, जिनको आपकी दूसरी जो थ्योरीज है ना, जिनको दूसरी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी ना बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो SO2 है ना, SO2, इनका आपका क्या नेचर है ना, SO3, CO2, इनके एसिडिक नेचर को ये समझा नहीं पा रहे थे ना। दूसरी थ्योरी समझा थोड़ी नहीं पा रही थी ना, तो इनके पास किसी के पास H+ है ना कोई OH- है, नहीं समझा पा रही थी ना दूसरी थ्योरी। आज तक हम ये पढ़ते आ रहे कि एसिड वो होते हैं जो H+ दे, बेस वो होते हैं जो OH- आयन दे। ये होता है ना बच्चों? अरे ये होता है बच्चों। अब देखो फिर क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, इस थ्योरी में वाटर को क्या माना जाएगा? इस थ्योरी में बच्चों वाटर को बेस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है ना, है बच्चों? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ, आर्रेनियस थ्योरी में वाटर को क्या माना गया था? आर्रेनियस थ्योरी में वाटर को क्या माना गया था? न्यूट्रल, है ना? और ब्रोंस्टेड लोरी में क्या माना गया था? एम्फोटेरिक या एम्फिप्रोटिक। और अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? बेस बन गया। समझ में आ गया? तो बच्चों अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीजें बता रही है ना, होता है ना बच्चों? एक ही बंदे के लेकर या एक ही स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग बंदों का अलग अलग ओपिनियन होता है ना। अरे होता है बच्चों, होता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा ना कि वाटर क्या है, तो वो पूछेगा कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना? वो पूछेगा आर्रेनियस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है, ब्रोंस्टेलोरी के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सबने अपनी अपनी बात बोली है। अरे बोलिए ना, समझ में आ गया? अच्छा कुछ नहीं बोले तो फिर वाटर को आप न्यूट्रल मान के करेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनरली आपको पता है कि हमारी एसिड बेस थ्योरी ज्यादा किस पे काम करती है? H+ और OH- पे। पता है क्या हमारे लिए कौन सा एसिड बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों? H+ और OH- वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब आर्रेनियस कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको न्यूट्रल मान के करेंगे। समझ में आ गया? होता है ना बच्चों, एक ही चीज को लेकर, है ना, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं ना। अब कोरोना के लेकर आप देख लीजिए, जितने बंदे मिलेंगे सबका अलग अलग ओपिनियन आता है ना बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। अब देखो बेटा, ये थ्योरी जो ट्रेडिशनल एसिड और बेस है ना, ट्रेडिशनल एसिड और बेस, उनको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। जैसे ट्रेडिशनल एसिड कौन होते हैं बच्चों? जो H+ देते हैं। एक बात हो बच्चों, क्या ये ट्रेडिशनल एसिड कभी आपने इनको लोन पेयर लेते देखा क्या? क्या आपने इनको कभी लोन पेयर लेते देखा? नहीं देखा ना। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल बेस है, क्या आपने इनको लोन पेयर देते हुए देखा? क्या आपने इनको लोन पेयर देते हुए देखा? NaOH KOH को नहीं देखा ना। तो देखो बच्चों,
जो ट्रेडिशनल एसिड और बेस हैं उनको कौन एक्सप्लेन करता है? ट्रेडिशनल एसिड बेस को कौन एक्सप्लेन करता है बच्चों? कौन सी थ्योरी? आर्रेनियस थ्योरी। ट्रेडिशनल एसिड बेस को जो एक्सप्लेन करता है वो आर्रेनियस थ्योरी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस थ्योरी से अपन ना तो न्यूट्रलाइजेशन समझा सकते ना सोल्ट हाइड्रोलिसिस समझा सकते। क्यों? क्योंकि देखो बेटा सुनो, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, पता है क्या क्यों होती है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट क्यों होती है बच्चों? कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बच्चों आयंस पार्टिसिपेट करते हैं ना, H+ एंड OH- करते हैं बच्चों। आयंस का पार्टिसिपेशन होता है, आयंस करते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं लेविस के अकॉर्डिंग बात करूं, किसके अकॉर्डिंग? लेविस के अकॉर्डिंग। तो लेविस के अकॉर्डिंग तो बच्चों क्या हो रहा है, एक लोन पेयर देगा और दूसरा लोन पेयर लेगा। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एम आई राइट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपकी आयनिक रिएक्शन, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्लो होनी चाहिए थी ना, होनी चाहिए था बच्चों। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट होती है बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हो ना? चलिए लास्ट में देखो बच्चों, एक नोट लिखा हुआ है, ऑल द लेविस बेस आर ब्रोंस्टेड बेस। क्या कहता है? जितने भी आपके लेविस बेस है वो ब्रोंस्टेड बेस भी है ना? ऐसे कैसा बच्चों? मुझे एक बात बताओ बच्चों, लेविस बेस का मतलब लोन पेयर डोनर है बच्चों। लेविस बेस का मतलब लोन पेयर डोनर, सही बात है क्या? देखो बच्चों, लेविस बेस का मतलब है लोन पेयर डोनर, और ब्रोंस्टेड बेस का मतलब है H+ एक्सेप्टर। क्या ये बात सही है? अब मुझे बताओ, अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो H+ को अपने गोद में ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बोलो बच्चों, वो H+ को अपने गोद में ले लेगा कि नहीं ले लेगा? देखो बेटा, हमने कल ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी पढ़ी थी, मैं पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ ब्रोंस्टेड लोरी। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, ये आप बच्चों देखो, ये वाटर दिख रहा है, ये पहली रिएक्शन में वाटर दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों, वाटर दिख रहा है, इसके पास लोन पेयर है ना? अरे बच्चों, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों। तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग तो, लोन पेयर के अकॉर्डिंग तो बेस कौन बोलता है इसको? लोन पेयर के अकॉर्डिंग बेस कौन बोलता है इसको? कौन बोलता है बच्चों? लेविस बोलता है। अब देखो, अब एरो के अकॉर्डिंग इसको बेस कौन बोलेगा? एरो के अकॉर्डिंग बेस कौन बोलेगा? अरे एरो के अकॉर्डिंग बाबूलाल बोल रहा है ना, बाबूलाल जी, ब्रोंस्टेड लोरी। अरे बोल रहे हैं ना बच्चों, समझ में आ गया? ब्रोंस्टेड लोरी, समझ में आया? अब देखो बेटा, इधर आओ। जैसे देखो बेटा, ये अमोनिया है बच्चों। अब इस अमोनिया में लोन पेयर है कि नहीं है बच्चों? इस अमोनिया में लोन पेयर है, तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग बेस हुआ, ये किसने बोला? लोन पेयर के अकॉर्डिंग बेस हुआ, ये किसने बोला? लेविस ने बोला। अच्छा, अब अगर ये H+ आयन ले रहा है तो भी ये बेस हुआ, लेकिन ये किसने बोला? ये ब्रोंस्टेड लोरी ने बोला, बाबूलाल जी ने बोला था बच्चों। समझ में आ गया क्या? तो जो आपके लेविस के अकॉर्डिंग, जो लेविस के अकॉर्डिंग बेस है वो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग भी बेस है कि नहीं है बच्चों? बोलो बच्चों, है ना? है? ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है सर, चलिए। लेकिन क्या कि जो आपके, क्या कह रहा है, बट ऑल लेविस एसिड आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड, है ना? अब लेविस एसिड किसको बोलता है बच्चों? बताओ, लेविस एसिड किसको बोलता है जो लोन पेयर लेता हूं, और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड किसको बोलता है? जो H+।
तो दोनों की बात में कहीं पर भी कोई मैचिंग हो नहीं रही ना, दोनों की बात में कहीं पर भी कोई मैचिंग नहीं हो रही ना, समझ में आ गया? अरे अनिरुद्ध व्यास, आप क्लास में हैं बेटा? अनिरुद्ध व्यास, आपका फ्रेंड कहाँ है? आपकी सिटी वाली गैंग कहाँ गई? देवाशीष, प्रफुल्ल भोजक, और वो एक और है बच्चा, क्या नाम? कृष्णदत्त व्यास। चलो बच्चों अब देखो सुनो, अब अपन बात करते हैं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स की पहले अपन बात करते हैं बच्चों एक पीरियड के अलोग। ठीक है बच्चों, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझना, मेरी बात को बहुत ढंग से सुनते जाना। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं एक पीरियड में। बच्चों बताओ, अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन राइज होती है क्या? लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन राइज होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? होती है ना बच्चों, ये बात सबको पता है क्या? ये बात देखो बच्चों, जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4 है बच्चों। अब देखो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक तो ये बॉन्ड है, HF बॉन्ड है, ठीक है, और एक मान लीजिए मेरे पास BH बॉन्ड है। सुनना मेरी बात को बहुत ढंग से, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड एंड बोरोन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेटा, हाइड्रोजन की ईएन कितनी है बच्चों? 2.1, और फ्लोरीन की 4। क्या यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्या 2.1 एंड 4 में? बोलो बच्चों, 2.1 एंड 4 में डिफरेंस तगड़ा भला डिफरेंस है क्या? बोलो बच्चों। लेकिन आप मुझे बताओ बच्चों, बोरोन और हाइड्रोजन की ईएन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? देखो बच्चों, बोरोन की 2 और हाइड्रोजन की 2.1, क्या डिफरेंस है क्या? तो मुझे बताओ किस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है? किस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है? किस में प्लस माइनस ज्यादा डेवलप होंगे? अरे बच्चों, जहां ईएन में डिफरेंस ज्यादा वहीं डेवलप होगा ना। तो जहां पोलरिटी ज्यादा है वहीं से तो आपका H प्लस निकलेगा ना, वहीं से तो बच्चों H प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना चाहूं, CH4NH3H2HF, तो बताओ एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, किस बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा होगी, कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन? बोलो बच्चों। तो जिस बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा होगी वहां से H प्लस इजिली निकलेगा, जिस बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा होगी वहां से इजिली निकलेगा क्या? तो देखो बताइए, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या नवाबों? अच्छा आपको याद है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हाइड्राइड्स की एक खास बात है, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो भी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ग्रुप में डाउनवर्ड जाओ तो भी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। याद है क्या? अरे ये बात मैंने कभी किसी जमाने में पीरियोडिक टेबल में समझाई थी आपको, याद है क्या? याद है बच्चों? अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, मेरे पास ये सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अपन एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या? अपन एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या बच्चों? जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ राइज कर जाएगी क्या? राइज कर जाएगी बच्चों, कर जाएगी। ओके, चलो बच्चों ये तो बात हमने कर ली एक पीरियड की। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट। देखो बेटा, जैसे मेरे पास है बच्चों HF, HCl, HBr और HN। आप मुझे बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज किसका है बच्चों? आयोडीन का ना। तो बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ रहा है, डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ अगर साइज बढ़ रहा है इसका मतलब बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड जितना लेंथ में होगा वो आराम से टूट सकता है, उसको आराम से ब्रेक किया जा सकता है बच्चों। जितना बड़ा बॉन्ड होगा आप उसको आराम से तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो ना।
तो किस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, HF वाले को या HI वाले को? बताओ बच्चों, HI वाले को ना। तो इसका मतलब HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्या बच्चों? होगी। देखो बच्चों, हाइड्राइड्स में एक चीज हमेशा दिमाग में फिट कर लो, हाइड्राइड्स में आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो भी बढ़ेगी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओ तो भी बढ़ेगी, है ना। ये देखो बेटा, बढ़ेगी बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बच्चों, अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनकी पीएच कम होती गई, इनकी पीएच कम होती गई बच्चों, बोलो, है ना। अच्छा एक बात आप ध्यान से सुनना, अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ग्रुप में आपने ईएन क्यों नहीं लगाया, ग्रुप में आपने ईएन क्यों नहीं लगाया। देखो बच्चों, इसका रीजन सुनो। देखो, आप एक बताओ बच्चों, ग्रुप के अंदर साइज में ज्यादा वेरिएशन आता है, आता है कि नहीं आता? ग्रुप के अंदर साइज में ज्यादा वेरिएशन आता है, क्यों? देखो बेटा, क्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का। साइज लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, साइज में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ अगर आप ध्यान दो, ये सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं, सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड में। तो सब में ऑर्बिट कितने हैं, सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, दो ही है ना, सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, दो ही है ना बच्चों, बोलो। तो अब यहाँ साइज में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है या ईएन में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, बोलो बच्चों। साइज में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है ईएन में, ईएन में आ रहा है। तो जहां ज्यादा वेरिएशन आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, करेंगे ना बच्चों, बोलो, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सी एसिड की। ऑक्सी एसिड की बात सुनो बच्चों, देखिए, अगर अगर मैं बात करता हूं ऑक्सी एसिड की, देखिए अगर नॉन मेटल डिफरेंट हो, आपके नॉन मेटल क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईएन के, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईएन के। बच्चों ऐसा क्यों? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, H प्लस निकलने के बाद कौन सा चार्ज आता है, H प्लस निकलने के बाद कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव को कौन आराम से रख पाएगा, जिसकी ईएन कम है या जिसकी ईएन ज्यादा है। नेगेटिव को रखने की औकात किसकी अच्छी होती है, नेगेटिव को कौन रख सकता है, नेगेटिव को रखने की औकात किसकी होती है बच्चों, जिसकी ईएन ज्यादा होती है, याद है क्या? अरे बच्चों, नेगेटिव को रखने की औकात किसकी होती है, जिसकी ईएन ज्यादा होती है। देखो, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि बच्चों सोडियम है, सोडियम में मैंने प्लस लगाया, ठीक है, और मैंने सोडियम पे माइनस लगाया, आप हंसने लग जाओगे सर ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो आप। सोडियम पे माइनस लगा दिया, आपको हंसी आई ना, क्यों आई बच्चों? सोडियम पे माइनस आता है क्या? अरे सोडियम पे माइनस आता है क्या बच्चों? नहीं आता ना। अब देखो, इसका मतलब ये तो नहीं बनता। अब बताओ, अगर मैं बोलूं F माइनस और F प्लस, अब इसमें कौन सी चीज आपको एबनॉर्मल लगी, F माइनस और F प्लस में? F प्लस एबनॉर्मल लगा ना, क्योंकि बच्चों जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो तो नेगेटिव चार्ज को रखना पसंद करेगा, करेगा ना, करेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएन राइज होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बच्चों बताओ, देखो यहाँ ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो किसकी ईएन ज्यादा होगी बच्चों, बताओ। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की, तो इसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, ओके बच्चों। चलिए अगले में आओ बच्चों, H3PO4 H2SO4 HClO4। देखो बच्चों, यहाँ फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, बोलो बच्चों किसकी पीएच ज्यादा हुई, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सीएल वाले की होगी क्या? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएन बढ़ती है। अच्छा बच्चों, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज होती है ना, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज होती है बच्चों। देखो अब पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट काम आने लग गए आपके। अब मुझे बताओ बच्चों, एक बार बताओ, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फिर फॉस्फोरस है बच्चों, नाइट्रोजन
फॉस्फोरस आर्सेनिक। आप मुझे बताओ किसकी ईएन ज्यादा होगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आगे। आगे बच्चों अब देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो ना, तो अगले एग्जाम्पल में दोनों ही नाइट्रोजन है बच्चों, दोनों ही नाइट्रोजन है ना बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ नाइट्रोजन आएगा +3 और यहाँ नाइट्रोजन आएगा +5, याद है? तो मुझे बताओ जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ईएन उतनी ज्यादा होती है कि नहीं होती है? जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ईएन ज्यादा होती है? होती है बच्चों। ऐसा कहीं मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, बोलो। और आपको ये भी याद है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हम कहाँ पढ़े थे बच्चों, बताओ? ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बोलो बच्चों इसमें ही आ जाएगा क्या? आ जाएगा नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अच्छा बच्चों बताओ, फिफ्थ एग्जाम्पल में बताओ बच्चों, फिफ्थ एग्जाम्पल में बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? H2SO3 H2SO4 सेकंड की होगी ना बच्चों। देखो आपको अगर है ना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक काम कर लिया करो, पर एटम जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना उसकी ज्यादा होगी। देखो सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन। चलो बच्चों 6 में बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? कौन होगा बच्चों? लास्ट वाला होगा ना, ये होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मैं सारे एक्सप्लेन करके आ चुका हूं बच्चों, ये मैं सारे एक्सप्लेन करके आ चुका हूं रिडॉक्स रिएक्शन में, याद करो बच्चों, समझाया मैंने, है ना? समझाया था बच्चों मैंने। अब देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अलग अलग एलिमेंट आगे। आगे बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बताओ किसकी ईएन ज्यादा होती है? क्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ की। आगे आगे क्या? आगे बच्चों अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास है HOF, HOCl, HOBr, HOI, अब बताओ अब किसकी ज्यादा होगी? देखो सारे अलग अलग हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। बोलो बच्चों HOF की होगी, होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अरे ये इतने एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या भाई लोगों? आगे ठीक है साहब। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एसिडिक एनहाइड्राइड, है ना? देखो बच्चों एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, ध्यान देना। एनहाइड्राइड का मतलब होता है किसी भी एसिड में से आपके जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इनको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो। क्या करना है बच्चों एनहाइड्राइड बनाने के लिए? जितने भी हाइड्रोजन है उसको किस फॉर्म में हटा दो बच्चों? वाटर की फॉर्म में। तो बच्चों बताओ मेरे पास है H2SO3, अगर मैं इसमें से ये वाटर हटा दूं तो पीछे क्या बचा? SO2 बचा क्या? बोलो बच्चों SO2 बचा है क्या? अच्छा इधर क्या बचा बेटा? अगर मैं यहां से हटा दूं तो CO2 बचा, बचा। चलिए H2SO4 में से हटाओ, H2SO4 में से हटाओ, क्या बचेगा? SO3 बचेगा, ठीक है पक्का, ओके। अब बच्चों मुझे नेक्स्ट बताना बच्चों HClO4 में, तो HClO4 में तो बच्चों हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, वाटर बन ही नहीं रहा, क्या करें? क्या करें बच्चों ऐसी कंडीशन में? वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या क्या करो आप, है ना, डबलिंग कर लो उसकी, है ना, 2 मोल ले लो। तो बच्चों अगर मैं 2 मोल ले लेता हूं, है ना, ले लिया बच्चों, और फिर मैंने वाटर निकाल दिया, बच्चों क्या मेरे पास Cl2O7 बन गया क्या? बोलो बच्चों Cl2O7 बन गया। अच्छा मेरे पास है बच्चों HNO3, HNO3 में भी एक हाइड्रोजन है ना, पार पड़ नहीं रही ना हमारी, तो क्या करें बच्चों? 2 मोल ले लो बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों? N2O5, ठीक है। अच्छा HNO2 में बताओ बच्चों, HNO2 में बताओ क्या करोगे? निकालो वाटर का मॉलिक्यूल, तो N2O3 हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास है HPO3, HPO3, अब बताइए
HPO3 के लिए क्या करेंगे? रोहित व्यास, आप बताओ। बोलो बच्चों, क्या बन जाएगा? P2O5 बन गया। अच्छा, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास H3PO4। नेक्स्ट है बच्चों H3PO4। अगला बताओ बच्चों। अब बेटा इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन से तो क्या करें आप, इसके क्या करो बच्चों, डबलिंग कर दिया। कर दिया डबलिंग करते ही बेटा कितनी हाइड्रोजन होगी मेरे पास? कितनी हाइड्रोजन हो गई? 6 हो गई। 6 हाइड्रोजन से मैं कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ? 3 निकाल सकता हूँ बच्चों। TH2O, और क्या मिल गया? P2O5 मिल गया क्या? बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट 9th नंबर एग्जांपल देखो बेटा, से ये निकाल दिया बेटा मैंने, ये निकाला मैंने, निकालते ही देखो बेटा, तो बच्चों ये तो है एसिटिक एसिड और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना? अच्छा, ये तो पता है क्या कि कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होती? कोई बच्चा इसको नहीं निकाल दे, है ना? अरे बच्चों, कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होती, पता है ना? ऑक्सी एसिड में कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक होती है? में ऑक्सीजन से अटैच, यानी OH ग्रुप वाली, ठीक है ना? बच्चों समझ में आ गई? अब देखो बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना? भव्या H3PO4 में से कैसे निकालेगी? तीनों हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेगी बता? कैसे करेगी? 3 हाइड्रोजन से वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं क्या पूरे पूरे? हाँ भैया। अब देखो, ये जो आपके एनहाइड्राइड बने, एसिडिक एनहाइड्राइड, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही आएगा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही आएगा जो इनके ऑक्सी एसिडिक आएगा। बच्चों बताओ, N2O3 किस ऑक्सी एसिड से बना है? ऊपर ही ऊपर देखो बेटा, 5th 6th एग्जांपल देखिए बच्चों, N2O3 किससे बना हुआ है? किस ऑक्सी एसिड से बना हुआ है बच्चों? N2O3 HNO2 से बना हुआ बच्चों। देखो ये बना हुआ है HNO2 से, और ये बना हुआ है HNO3 से। तो बोलो बेटा, ये आएगा क्या? आएगा? आपको पता है HNO3 ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, इसी तरह से देखो बेटा, ये बना हुआ है HClO से, HClO2 से, HClO3 से, HClO4 से। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। आगे क्या बच्चों, समझ में आ गया? तो इनके एनहाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही होगा जो इनके ऑक्सी एसिडिक होते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो बच्चों, एक बात बताओ, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं? लेविस के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर ले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले, लेना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन ले। अब मुझे बताओ, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर उस किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मतलब जिसकी भूख बहुत ही ज्यादा है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा कि नहीं लेगा? बोलो बच्चों, लेगा बच्चों? समझ में आ रही है बात? पक्का आ रही है? अब मुझे बताओ बेटा, देखो डेंसिटी जो होती है, आपको पता है डेंसिटी अपन कैसे इंडिकेट करेंगे? चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन, है ना? तो डेंसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप चार्ज बढ़ाओ और साइज कम करो, है ना बेटा? देखो सपोज जैसे मैं कहता हूं कि ये एक स्फीयर है, इसमें देखो बेटा मैंने ये आपके 6 7 8 9 ये 10 डॉट लगाए, और एक ये इतना बड़ा स्फीयर है, इसमें देखिए बेटा मैंने ये 10 डॉट लगाए, दोनों में मैंने इक्वल नंबर में डॉट लगाए। किसमें आपको डेंसिटी ज्यादा लग रही है? कहां भरा भरा लग रहा है? फर्स्ट में लग रहा है ना बच्चों, छोटे में लग रहा है? तो बोलो बेटा, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा कि नहीं लेगा?
अरे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी लेगा ना। अब बताओ बच्चों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। Li प्लस कैल्शियम प्लस 2 और Al प्लस 3, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा, +1 वाला या +3 वाला? बताओ बच्चों, +3 वाला लेगा ना। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Li प्लस Na प्लस K प्लस, चार्ज तो सबके ऊपर बराबर आ गया इस बार, चार्ज तो सबके ऊपर +1 है। तो अब क्या देखेंगे बच्चों, साइज, सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का ना। इस बार बच्चों ये होगा, होगा। अच्छा बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब पे चार्ज क्या है बच्चों, सब पे चार्ज क्या है, +2। चार से तो डिसाइड नहीं हो रहा ना, चार से डिसाइड नहीं हो रहा, किससे करेंगे डिसाइड, चार्ज से डिसाइड नहीं हो रहा, किससे करेंगे, साइज, किसका साइज सबसे छोटा है, बेरिलियम का, है ना बच्चों। अब देखो बेटा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ी है ना, तो ये चीजें आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। चलो बात करते हैं बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं अब। बेसिक स्ट्रेंथ देखो बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी क्या, बताओ बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखी थी क्या हम लोगों ने, लिखी थी क्या बच्चों, यहाँ देखो कहाँ लिखी थी, ये देखो ये लिखी थी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, लिखी थी बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। ये बात समझ में आ गया। तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं ढंग से, ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ईएन डिक्रीज होती है क्या, ग्रुप में जब अपन ऊपर से नहीं जाते तो ईएन डिक्रीज होती है। ईएन डिक्रीज अगर हुई, ईएन अगर डिक्रीज हुई तो बोलो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो बोलो बच्चों, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आएगा क्या, आएगा बच्चों। अच्छा वैसे सोचो, मुझे बताओ, सीजियम और लिथियम किसका साइज बड़ा है बच्चों, सीजियम और लिथियम में साइज किसका बड़ा है, हेलो, हाँ बच्चों, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है बच्चों, बोलो। तो अब मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी कहाँ आएगी, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी कहाँ आएगी, सीजियम ही आएगी ना फिर। तो धागा जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना इजी होगा, धागा जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना इजी होगा, होगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ बेटा, ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है बच्चों। पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है क्या, पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है क्या, साइज डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, तो बॉन्ड का ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा ना। तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, लिथियम वाला या बोरोन वाला, लिथियम वाला, हो गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, NaOH MgOH2 AlOH की होल थ्राइस कौन होगा बच्चों, बताओ। NaOH होगा बच्चों, ये देखो हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों अगला बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बताओ बच्चों। हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे एसिडिक एनहाइड्राइड, है ना, क्या पढ़े थे बच्चों, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब पढ़ रहे हैं अपन बेसिक एनहाइड्राइड, क्या करना है, कैसे बनेगी, बेस में से बच्चों जो हाइड्रोजन है उसको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो, निकाल दे बच्चों। आप एक बात हो बेटा, बताओ, NaOH में अभी एक हाइड्रोजन दिख रही है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल ले लूं क्या? अरे बच्चों इसकी डबलिंग कर दूं क्या? तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, Na2O और H2O, है ना बेटा? बन गया क्या? अब बताओ बच्चा, नेक्स्ट है, इसमें भी 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या मिल गया बेटा? Li2O and H2O। अच्छा बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड में ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है ना? बेरियम हाइड्रोक्साइड में ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो क्या मिल जाएगा? देखो बेटा, बेरियम ऑक्साइड प्लस H2 है बच्चों। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो क्या करें बच्चों, इसके 2 मोल लो, तो क्या मिल जाएगा? देखो बेटा, 3H2O और Al2O3, ये बन गया। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट क्या कहता है, ये पॉइंट देखो, जैसे आपने बोला कि आपके बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही का वही उसके एन हाइड्राइड का आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, तो बच्चों बताओ इनमें कौन सबसे अच्छा बेस होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम? सीजियम वाला होगा क्या? होगा बच्चों, याद कीजिए, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था क्या? पढ़ा था बच्चों, आ गया? अब बताओ, बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर दे, जो नेगेटिव चार्ज दे। अब बच्चों बताओ, आप दोगे कब? जब आपके पास पहले से इंटेंसिटी अच्छी बनी हो, तभी दोगे ना? अरे बोलो बच्चों, आप किसी को इलेक्ट्रॉन कब दोगे? जब आपके पास उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। बोलो बच्चों, डेंसिटी ज्यादा हो तभी दोगे ना? दोगे बच्चे? अब मुझे बताओ, अगर हमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ानी है तो साइज को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ानी है तो साइज को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, करना पड़ेगा। अब बच्चों बताओ, पहला मेरे पास A है, F-O-2 N-3, किसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? बताओ, किसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? N-3 के पास है ना बच्चों? तो ये देगा, देगा बच्चों। अब बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, इसमें सबसे अच्छा बेस कौन होगा? बताओ बच्चों। अब देखो बेटा, चार्ज तो सबके ऊपर बराबर है, तो साइज से डिसाइड करेंगे। साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का, तो ये आ जाएगा क्या बच्चों? आ गया क्या? आ गया नवाबों? आ गया बच्चों? चलिए, अब देखो बेटा सुनो, अब ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस बच्चों हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी समझ में भी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि वहां आपको रेसिस्टिव इफेक्ट पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तो ये अभी मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? अब आओ बच्चों, एक है लक्स फ्लड थ्योरी, है ना? लक्स फ्लड थ्योरी, है ना बच्चों? ये जो थ्योरी है ना, ये देखो वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये काम बहुत आती है बच्चों, ये काम बहुत आती है। देखो, लक्स फ्लड थ्योरी में एक ही पॉइंट ध्यान रखना आपको, क्या? कि अगर आपको ऑक्साइड आयन की रिएक्शन को समझना है ना, इस थ्योरी को आप यूज लो, आप फटाफट समझ सकते हो। देखो, जो ऑक्साइड आयन देता है वो तो बेस होता है, और जो ऑक्साइड आयन लेता है वो एसिड होता है। ध्यान रखो, एसिड हमेशा एक्सेप्टर ही होता है, चाहे वो लोन पेयर ले और चाहे वो ऑक्साइड आयन ले, है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी है, इसको मैं समझाता हूँ। एक है FeO, एक है SiO2। ये क्या करता है बच्चों? अपना ऑक्साइड आयन इसको दे देते हैं। तो जैसे इसने दिया, देखो बेटा ये मिल गया FeSiO3, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसमें यही आयन है बच्चों, Fe+2 SiO3-2, लिख सकता हूँ क्या? Fe+2 SiO3-2, ठीक है? फिर देखो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से
इसको देंगे बेटा। ऐसा आपको पता है क्या, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं ना। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के बच्चों एसिडिक होते हैं, है ना। तो Fe मेटल है ना, Fe मेटल है बच्चों। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है ना बच्चों। ये देखो बेटा, कैल्शियम सिलिकेट, है ना। ये बच्चों एक चैप्टर आएगा आपका मेटलर्जी, मेटलर्जी एक टॉपिक पढ़ोगे आप 12th में, है ना। वहां एक पढ़ोगे आप, स्लैग बोलते हैं, स्लैग, आपने हो सकता है ये वर्ड पढ़ा हो कहीं पर, है ना। तो स्लैग के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन काम आएगी आपकी। अच्छा बताओ, ये PbO एंड SO3 दिख रहा है आपको, PbO एंड SO3, बताओ कौन ऑक्साइड आयन देगा, Pb देगा या SO3 देगा। Pb देगा बच्चों, क्या मिल गया, PbSO4 बन गया क्या बच्चों, PbSO4 बन गया क्या। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा मेरे पास BeO प्लस HCl, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, ये ऑक्साइड यहां से ये 2H खा जाएगा, तो क्या बनेगा, PeCl2 प्लस H2 हो गया। अब देखो बेटा पिक्चर तो अब आई, दोनों ही मेटल है बच्चों, दोनों ही मेटल है ना। अब दोनों मेटल में से लड़ाई होगी ना कि कौन मेटल ऑक्साइड देगा और कौन लेगा। तो बच्चों आपको याद है क्या, देखो ये मैंने आपको लिखा था बच्चों, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, याद है क्या लिखाया था, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं ना बच्चों। अब मुझे बताओ सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम का ऑक्साइड तो कंफर्म बेसिक ही होगा ना, सोडियम ऑक्साइड तो कंफर्म बेसिक ही होगा, होगा बच्चों। अब सोडियम ऑक्साइड अगर कंफर्म आपका बेसिक होगा तो बेरिलियम ऑक्साइड का क्या बनना पड़ेगा, बेरिलियम ऑक्साइड को क्या बनना पड़ेगा, एसिडिक बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस बार इसको देना पड़ेगा। और आप यहां ऐसे देख लो कि जिस मेटल का आईपी कम है या जिस मेटल का साइज बड़ा है ना वो देगा बच्चों। आप मुझे बताओ बेरिलियम एंड सोडियम में साइज किसका बड़ा है, बताओ, बेरिलियम एंड सोडियम में सोडियम का बड़ा है ना बच्चों, है क्या। अरे सोडियम का साइज बड़ा है, इसकी ईएन का मैं इलेक्ट्रॉन इजिली देगा। तो देखो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों Na2PeO2, यानी ये क्या मिला, ये हमें ऐसे मिला 2Na प्लस PeO2 माइनस 2, मिल गया क्या, बोलो बच्चों। तो बताओ ये सोडियम ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन किसके साथ चली गई, सोडियम ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन किसके साथ चली गई बच्चों, बेरिलियम के साथ। तो क्या बोलते हैं बच्चों पता है क्या, तो बोलते हैं बच्चों सोडियम बेरिलिएट, क्या बोलते हैं बच्चों। ये बच्चों आपकी रिएक्शन आएगी एस ब्लॉक के अंदर। अब बताओ अगला है बच्चों Al2O3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो ये तो बड़ा आराम से हो गया, 2AlCl3 और PH2। अब बताओ बेटा Al2O3 एंड Na2, अब दोनों ही मेटल है बच्चों, कौन सा मेटल देगा बच्चों बताओ, कौन सा मेटल ऑक्साइड आयन देगा, सोचिए किसका साइज बड़ा है, बोलो बच्चों, सोडियम का है ना। तो देखो बेटा ये देगा, इसको देगा। अब देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूं Na2Al2O2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 मोल्स ऑफ NaAlO2, सॉरी एक मिनट, ऐसा लिख सकता हूं क्या Na2Al2O4 या 2 मोल्स ऑफ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों NaAlO2, बोलो बच्चों लिख सकते हैं, ये क्या है, ये बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट है बच्चों। तो ये थ्योरी समझ में आई, ये थ्योरी समझ में आई बच्चों, ये थ्योरी, इसमें क्या होगा बेटा, तो देखो जो ऑक्साइड दे रहा है
वो तो बेस और जो ले रहा है वो एसिड। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, एक थ्योरी और है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन थ्योरी। ये भी वैसे देखो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बच्चों ये काम आती है आपकी एप्लीकेशन में। देखो बच्चों, आप एक चीज बताओ बेटा, देखो ये मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखे, इनको समझाता हूँ। आपको मैंने कभी इनका ऑटो आयोनाइजेशन समझाया था क्या मैंने कभी इनका ऑटो आयोनाइजेशन समझाया था? देखो बेटा, क्या यहां से ये H+ निकल के इस अमोनिया के पास पहुंच गया, फिर से यहां से ये H निकल के इसके पास पहुंच गया, और इसी तरह से यहाँ H निकल के इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। तो देखो, देने वाला भी अमोनिया और लेने वाले भी अमोनिया। समझ में आ रहा है क्या? देने वाला भी अमोनिया और लेने वाला भी अमोनिया। दिख रहा है क्या? अरे पार्टी दे भी वही रहा है, ले भी वही रहा है। देखो बेटा, एक तो बना अमोनियम आइन, एक बना एमाइडाइन, एक बना H3O+, एक OH-, ठीक है। अच्छा, एक मिला EtOH2+, और एक मिला EtO-। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपने एसिड को H+ एक्सप्लेन किया ना एकदम फंडामेंटली, और बेस को OH- से। यानी एसिड को जब भी समझाना है ना तो पॉजिटिव से, और बेस को जब भी समझाना है नेगेटिव से, है ना। तो बच्चों देखो, ये पॉजिटिव वाले है ना, यानी ये तो एसिड की तरह होंगे, और ये नेगेटिव वाले यानी ये क्या होंगे, ये बेस की तरह होंगे ना। अरे होंगे बच्चों, होंगे क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? वैसे भी सोचो बच्चों, अगर किसी ने H+ दिया तो H+ देने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिड। अगर आप ध्यान दो, कोई भी एसिड H+ देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट नहीं होता है क्या बच्चों? अरे कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है क्या? होता है क्या बच्चों? पढ़ाया ना। तो अमोनिया में H निकलने के बाद पीछे क्या बचा? अमोनिया में से H+ निकलने के बाद पीछे क्या बचा? NH2- बचा। क्या वो कॉन्जुगेट बेस नहीं है क्या? अरे वो कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में, अगर कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट का अगर केटाइन दे तो वो एसिड होगा, और अगर वो एनाइन दे तो वो बेस होगा। अब देखो बेटा सुनो, ये जो मेरे पास कंपाउंड है NaNH2, इसको बेटा मैंने क्या किया, अमोनिया में डाला। अमोनिया में बेटा इसने मुझे एमाइडाइन दिया। कौन सा आइन दिया? एमाइडाइन दिया। आप मुझे बताओ, एमाइड इसका क्या है, एनाइन है या केटाइन है? एमाइड क्या है बच्चों, एनाइन है या केटाइन है? एनाइन है ना। इसका मतलब ये बच्चों NaNH2 यहाँ पर काम करेगा बेस की तरह। किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। बच्चों ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, आप ऑर्गेनिक में एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी बच्चों एलिमिनेशन, वहां ये बहुत काम आएगा। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये है NH4NO3, इसने अमोनिया में दिया बच्चों अमोनियम आइन, है ना। आप मुझे बताओ, इसने केटाइन दिया या एनाइन दिया? इसने केटाइन दिया या एनाइन दिया? केटाइन दिया। तो केटाइन देने वाले क्या होंगे? केटाइन देने वाले यानी ये कंपाउंड एसिड की तरह काम करेगा, करेगा बच्चों। अच्छा, मेरे पास ये है बच्चों C2H5, इसने एल्कोहल में ये दिया बच्चों। अब बच्चों बताओ, इसने एनाइन दिया या केटाइन दिया? इसने एनाइन दिया। ये किसकी तरह काम करेगा? ये बच्चों बेस की तरह काम करेगा। अरे बच्चों समझ में आया? ये चीजें वैसे डायरेक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों एप्लीकेशन के तौर पे काम आती है ना बच्चों। चलो बाकी बेटा कर लेते हैं।